कल तक गरीबी का दर्द झेलने वाला देश आज दुनिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी पावर बन गया है और ये देश है चाइना। चाइना का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। जहां 1978 में चाइना की जीडीपी सिर्फ 150 बिलियन डॉलर थी, आज ये बढ़कर करीब 17.8 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और इस बदलाव को लाने में चाइना को करीब 45 इयर्स लग गए। और इतना ही नहीं, उस वक्त के 770 मिलियन यानी कि 98% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, जबकि आज उसका ऑपोजिट 800 मिलियन लोगों को चाइना ने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। ये कहानी कोई एक नंबर का किस्सा नहीं है, बल्कि 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आज दुनिया की नजर चाइना के हर सेक्टर पे है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलिट्री, हर सेक्टर में चाइना ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, आके चाइना ने इतना कम समय में इतना सब कुछ अचीव कैसे कर लिया? इन सबको जानने और समझने के लिए हमें पास के पन्नों को पलटकर देखना होगा, तो फिर हम उसके बाद आसानी समझ पाएंगे कि चाइना ने क्या क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया। देखिए, 1978 से पहले चाइना का चेहरा बिल्कुल अलग था। देश के ज्यादातर लोग गांव के अंदर रहते थे और खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे। और ये वही टाइम था जिस टाइम के अंदर देश की 770 मिलियन पीपल ज्यादातर गरीब थे और ये देश की 98% पॉपुलेशन थी। इस दौर के अंदर चाइना में कम्युनिस्ट रूल में प्रोडक्टिव फार्म्स हुआ करते थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी। इस टाइम के अंदर देश की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि बाहर का बिजनेस बहुत ज्यादा कम था और ट्रेड भी बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में होता था। और उस जमाने की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कुछ सोशल स्टैटिक्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, जैसे कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 1976 में भी 52 पर 1000 था, यानी कि एवरेज लिविंग एज उस टाइम के अंदर 66 थी। मतलब उस टाइम के अंदर भी कुछ बेसिक हेल्थ केयर और स्कूल एनरोलमेंट के ऊपर भी फोकस रहा था, लेकिन उस टाइम के अंदर फिर भी इनकी इकोनॉमी वीक थी। और आज हम जो चाइना के अंदर इतनी लंबी लंबी फैक्ट्रीज की लाइन देखते हैं, ये सब तो उस टाइम के अंदर सपना था। यानी कि उस टाइम के अंदर चाइना की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर 69.6% कंट्रीब्यूट करता था। मतलब सारा का सारा प्रेशर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर था और अर्बन इंडस्ट्री इतना कुछ बड़ा काम नहीं कर पाती थी। देखिए, माओ के जमाने के अंदर चाइना की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन उनके बाद एंट्री होती है डेंग शाओपिंग की। 1978 में जब डेंग शाओपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के एक नए नेता बन के आए, तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अनाउंस की और इस स्ट्रेटेजी का उन्होंने नाम दिया चाइना रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। यानी कि इसका मतलब ये है कि चाइना अब धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। देखिए, WEF की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने उस टाइम पर बड़ी इंडस्ट्रीज पर तो अपना कंट्रोल रखा, लेकिन छोटे प्राइवेट बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जगह दी, और इसको कहते हैं ग्रेस्पिंग द लार्ज एंड रिलीजिंग द स्मॉल स्ट्रेटेजी। लेकिन 1978 से 80 के बीच में चाइना ने अपने किसानों के हित में कई सारे फैसले लिए। यदि किसान सरकारी के कोटे के बाद भी अपनी फसल बेचता था, तो उसका फायदा किसानों को जरूर मिलता था। और साथ ही 1980 में शेंजन एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे आने लगा। और ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने लगा कि चाइना की गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत बड़े लेवल पे ले गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि इस रिफॉर्म को लाने के बाद चाइना की जीडीपी में करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं, चाइना की ये ग्रोथ की अभी जस्ट शुरुआत थी और धीरे धीरे उन्होंने ग्लोबल ट्रेड में अपना पहला कदम रखा और साल 2001 में WTO को ज्वाइन किया। और इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा, लोगों के पास शेयर मार्केट खुल गए और बड़े लेवल पर फैक्ट्रीज खुलने लगी। फिर 1978 के बाद चाइना में हलचल मच गई, सोसाइटी मॉडर्न हुई, इकोनॉमी तेजी से ग्रोथ करने लगी। अब ये जानते हैं कि क्या होता है जब कंट्री इतनी स्पीड से बदलती है। देखिए, चाइना दुनिया के लिए इस वक्त एक फैक्ट्री के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक, टॉयज से लेकर गाड़ियों तक हर एक चीज बनाई जाती है और उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। देखिए, एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के लिए आज चाइना एक सोल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि आज के समय के अंदर 9 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के बराबर की प्रोडक्शन अकेला चाइना कर रहा है। देखिए, बिजनेस और ट्रेड की दुनिया में चाइना ने काफी सारी अचीवमेंट्स हासिल की है। 1977 से 2022 तक चाइना का ट्रेड वॉल्यूम 467 टाइम से बढ़ चुका है और इसी के साथ आज
आज चाइना 120 से भी ज्यादा कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में काम करता है और इसी सब के साथ एशिया की ज्यादातर कंट्रीज के लिए आज चाइना एक नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और इसी सब के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ट्रेड के अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और चाइना के फैक्ट्रीज के आउटपुट्स के बारे में बात करें तो आज उनका आउटपुट दुनिया के हर एक कोने के अंदर जाते हैं, चाहे वो रशिया हो, जापान हो या फिर पूरा यूरोप ही क्यों ना हो। और कई सारी रिसर्च ये बताती है कि आज चाइना के आउटपुट्स यूएस से 3 गुना और जापान से 6 गुना ज्यादा है। और चाइना की ट्रेड के अंदर इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे उसकी बड़ी वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ माना जाता है। देखिए, चाइना सिर्फ फैक्ट्रीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो तेजी से टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। R&D और पेटेंट्स में भी वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। देखिए, डेटा ये दिखाता है कि साल 2023 में चाइना में सबसे ज्यादा 1.68 मिलियन पेटेंट्स एप्लीकेशन हुई, जो कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। बात करें टोटल ग्लोबल पेटेंट्स की तो 47% तो अकेले चाइना में ही रजिस्टर हुई हैं। और इन सब चीजों से ये क्लियर होता है कि अब दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशंस चाइना में ही हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि चाइना का मेन फोकस टेक्नोलॉजी पर है और टेक्नोलॉजी में भी वो AI पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। उनका R&D डिपार्टमेंट भी AI को टारगेट करके नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। रॉयटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 से 23 के बीच में चाइना ने तकरीबन 38,000 AI रिलेटेड पेटेंट अप्लाई किए, जबकि यूएसए ने सिर्फ 6,276 ही किए। बात करें चाइना की गवर्नमेंट के बारे में तो इनका जो मेन फोकस है वो है इनोवेशंस पर और इसके ऊपर वो भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने अपना R&D बजट करीब 8.7% से बढ़ाया, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 1.7% से। देखिए, बहुत सारी मैगजीन्स बताती है कि चाइना के इनोवेशंस और स्टार्टअप्स कमाल के हैं, क्योंकि फॉर्च्यून लिस्ट 2023 में टॉप 500 में से 142 तो सिर्फ चाइना के ही थे। देखिए, अब बात करते हैं चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में। देखिए, डिफेंस में भी चाइना कोई पीछे नहीं है, वो दुनिया के टॉप मिलिट्री पावर में 2nd पोजीशन पे आता है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ SIPRI, चाइना ने साल 2024 में मिलिट्री के ऊपर करीब $314 बिलियन खर्च किए हैं। इस पैसे से PLA यानी कि पीपल्स लिबरलाइजेशन आर्मी मॉडर्नाइज हो रही है। नए एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन बन रहे हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल के बाद एक ग्रोथ प्लान लॉन्च कर दी थी, जिसके अंदर वो ग्रोथ टारगेट और इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करती थी। अभी साल 2026 से 2030 के लिए उनका जो प्लान आया है उसके अंदर खास फोकस उनका मैन्युफैक्चरिंग और टेक के ऊपर रहा है। और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो चाइना का मेन फोकस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। और चाइना इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आज दुनिया भर के रेयर मेटल्स की मोनोपोली उसके हाथ में है। और ये वही सभी मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चाइना के स्टेट बैंक BRI प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते में लोन देते हैं, इसलिए चाइनीज कंपनीज को दूसरी कंपनीज के मुकाबले में सस्ते में टेंडर जीत लेती है। तब सवाल ये आता है कि जब चाइना इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ रहा है तो क्या दूसरी कंट्रीज इससे कंपटीशन कर पाएंगी? देखिए, चाइना के बाद जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है वहाँ की पॉपुलेशन। देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन ऑलरेडी 1.4 बिलियन है, यानी कि चाइना के पास खुद का मार्केट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अकॉर्डिंग टू CEPR रिपोर्ट, चाइना की एक कंपनी इतना आउटपुट निकाल रही है कि उसके 9 कंप्यूटर मिला के भी उतना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। और हाँ, चाइना का तो पॉलिटिकल मॉडल भी अलग है। वहाँ पे एक ही पार्टी का रूल है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कभी भी इलेक्शन का कोई प्रेशर नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म प्लान बना पाते हैं और बिना किसी के इंटरफेयर के बिना वो उसे अप्लाई कर पाते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना के यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को रेप्लिकेट करना मुश्किल है। उनकी जर्नी जो कल्चरल, हिस्टोरिकल और गवर्नमेंट पैटर्न्स पे खड़ी है, वो किसी और देश में एग्जैक्टली कॉपी नहीं की जा सकती। तो आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा देश है जो चाइना को कॉम्पीट कर सकता है? मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।